नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज आदेश आ सकता है। रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अंतरिम आदेश दे सकती है। मंगलवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में आज आदेश आ सकता है। तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ सकता है। यानी इस बात का पता चल जाएगा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है या फिर नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी की थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। माना यही जा रहा है कि अब इस फैसले में आज आदेश संभव है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मंगलवार को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत या रिहाई को लेकर फैसला आ सकता है, आदेश आ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी यह रुख स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हें आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते पूरा आदेश है, या पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ अजीत कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रख लिया, क्या माना जाए, क्या उनकी अंतरिम जमानत को लेकर या रिहाई को लेकर आज फैसला संभव है? देखिए, बिल्कुल रिया, बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान ही जब तमाम जो दलीलें हुई, दलीलें में जहां एक और ईडी ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा, तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी जो है पक्ष रखा गया, जिसमें चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए जो अंतिम जमानत की जो बात है वो कही गई। हालांकि ईडी ने साफ तौर पर इस जमानत को लेकर के कहा कि इससे जो लोगों के बीच में जो नैरेटिव वो गलत नैरेटिव जाएगा। लेकिन इस बीच में तकरीबन 2:30 बजे जो सुनवाई पूरी हुई, बेंच ने सुनवाई पूरी करके इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इसको लेकर के उस समय कोई अगली तारीख जो है वो नहीं सुनाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि आज इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और संभवतः इस मामले में कोई ना कोई फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। हालांकि क्या माना जाए, जिस तरह से हमने देखा जब मंगलवार को सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उन्हें चुना है और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते उन्हें पूरा हक है कि वो इलेक्शन कैंपेन में शामिल हो सके। तो क्या लगता है, अगर आज आदेश आता है तो क्या केजरीवाल के लिए वो आदेश कितनी बड़ी राहत बनकर सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर केवल यही नहीं बल्कि कोर्ट ने इस बात को भी बोला कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम जो बातें सुनवाई के दौरान रखी, अपनी तरफ से जो बातें कही, वो कहीं ना कहीं इस और संकेत दे रहा है कि संभावना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि अगर उन्हें अंतिम जमानत मिलती है तो सशर्त जमानत मिलेगी, यानी कि कुछ ना कुछ जो शर्तें हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जरूर रखी जाएगी, ताकि जो गवाह है या सबूत है उनको प्रभावित ना किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी के तौर पर काम जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न केवल मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी और एक वो चेहरा जिसके नाम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को न केवल वोट मिलता है बल्कि अगर दिल्ली में आज एक प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार है तो
तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही जाता है, उनके नाम को ही जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर उन्हें अंतिम जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी के तौर पर काम करेगी। और कहा अजीत, जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है, वो इलेक्शन कैंपेन्स में या रैलियों में शामिल हो पाएंगे, जनसभाएं कर पाएंगे, तो क्या माना जाए, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नया जोश भरी खबर होगी, या जो कार्यकर्ता है जो मायूस है उनमें एक जोश भरा जाएगा, एक संजीवनी होगी, या दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ये भी देखा जा सकता है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो जो इलेक्शन जो अभी चल रहा है, जो चुनाव चल रहा है, क्योंकि तीसरे चरण का संपन्न हो चुका है, दिल्ली में देखा जाए तो पांचवें चरण में, क्या माना जाए कि एक चुनाव की जो फिजा है उसका रुख ही बदल सकता है? देखिए बिल्कुल रिया, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 25 मई छठे चरण के तहत चुनाव संपन्न होने हैं और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी चुनावी सभाओं में शामिल होंगे और चुनावी सभाओं में शामिल होते हैं तो आम आदमी पार्टी में एक नई ऊर्जा, नया जोश जरूर भरने का काम करेंगे। और न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि वो दिल्ली वासियों से भी रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो विषय है, बड़ा जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी को जरूर मिल जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है लोगों के बीच में, जो लगातार जो इमोशनल भावनात्मक रूप से जो आम आदमी पार्टी जो पूरी की पूरी जो जुड़ने का काम कर रही है, वो काफी हद तक आम आदमी पार्टी उसको बटोरने में कामयाब हो सकती है। और कहा जा सकता है कि चुनावी समीकरण भी बदलने में काफी हद तक जो है ये चीजें जो है कारगर साबित हो सकता है। हालांकि 25 मई को चुनाव होने वो उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो चुनावी फिजा है वो काफी हद तक जरूर बदलने में बदल सकते हैं अगर वो बाहर आ जाते हैं तो। जी। लेकिन अगर अजीत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के पक्ष में नहीं आता है तो फिर उस फैसले को किस तरह से देखें? क्या बीजेपी का जो पक्ष है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केजरीवाल चोर है, क्या उसको थोड़ा और मजबूती मिलेगी? देखिए बिल्कुल भैया, इसमें कोई दोहरा नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट से आज एक बार फिर से अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगता है तो निश्चित तौर पर ये जो है भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। भाजपा इस मुद्दे को बड़ी तेजी से भुनाएगी कि साफ तौर पर कहेगी भाजपा की अगर वो नापाक होते तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देता। लेकिन निश्चित तौर पर अगर झटका लगता है तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसको चुनावी मुद्दों में भुनाने की जरूर कोशिश करेगी। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर झटका लगता है तो ये विषय भी चुनावी समीकरण को बदलने में काफी हद तक चीजें जो है वो बन सकता है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में को लेकर सुनवाई होती है तो क्या फैसला आता है, क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है या फिर उन्हें एक बार फिर से झटका लगता है। बिल्कुल अजीत, ये तो वक्त बताएगा हालांकि कि केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है या फिर उन्हें झटका लगता है। लेकिन अगर बात करें मंगलवार को जिस तरह से सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जो बातें रखी गई और ईडी से जवाब मांगे गए, बोला गया जिस तरह से कि केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्हें पूरा हक है चुनावी कैंपेन में जाने का। ऐसे में क्या माने सुप्रीम कोर्ट की जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं कि केजरीवाल के पक्ष में यह फैसला जाए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के उस पर ही रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से दलीलें हुई, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बातें करें या फिर ईडी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, ईडी ने भी निश्चित साफ तौर पर अपने पक्ष में संजय सिंह का भी हवाला दिया कि किस तरीके से संजय सिंह को जब से जमानत मिली है वो कहीं ना कहीं अपने जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ईडी ने यह भी कहा कि अगर इस तरीके से इनको जमानत मिलती है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक जो संदेश है वो गलत संदेश लोगों तक पहुंचेगा। तो कोर्ट कहीं ना कहीं हर चीजों को, हर पहलुओं को, हर बिंदुओं पर विचार करके अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि कोर्ट जहां साफ तौर पर कहता है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। बिल्कुल अजीत, यानी केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती है, इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाए। फिलहाल के लिए आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीएसपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला सामने आया है। मायावती पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि बीएसपी को वोट देकर जनता अपना वोट खराब ना करे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्मी छा गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी को जनता वोट ना देकर अपना वोट खराब ना करे। मैं अपील करूंगा
संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। खबर मथुरा से है, जहां दर्शन करने आए 14 श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। तभी श्रद्धालु की हालत बिगड़ने पर वृंदावन के सीएचसी में उन्हें भर्ती कराया गया। तभी सीएमएस डॉक्टर विनीत यादव ने बताया कि देर रात खाने में पनीर का आइटम खाने के बाद श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी। मरीजों में 13 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है, जिनमें से कुछ श्रद्धालुओं को डिस्चार्ज फिलहाल के लिए कर दिया गया है। हमारे यहाँ सुबह 6 बजे करीब 14 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार आए हैं, जो बिरला मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके हुए थे और ये लोग सीकर राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसमें 14 में 13 महिलाएं थी और एक पुरुष है। सारे इन्हीं लोगों ने बताया कि हमने रात को सब्जी में पनीर खाया था, तब से उनके पेट दर्द और लूज मोशन और वोमिटिंग की शिकायत से आए थे। अभी अस्पताल में करीब कितने लोग एडमिट हैं? अभी हमारे पास 3 पेशेंट बचे हुए हैं और बाकी ठीक हो गए हैं और उन्हें अपनी मर्जी से, चूंकि उनकी बस थी तो अपनी मर्जी से चले गए हैं और उन्हें रास्ते के लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए उन्हें दवा, मेडिसिन किट, ORS वगैरह दे दिए गए। देखिए, जो जानकारी में आया है, बिरला मंदिर धर्मशाला है, वहाँ पर राजस्थान सीकर से कुछ लोग आए हुए थे जो वहाँ रात में रुके थे। रात में उन लोगों ने वहाँ भोजन किया, उसके बाद उसमें से 10 लोगों की तबीयत कुछ खराब हुई, उनको वोमिटिंग और लूज मोशन की शिकायत हुई थी। जो हमारा वृंदावन में सौसैया हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग एडमिट हुए थे, जिसमें से 4 लोग अब डिस्चार्ज होकर के चले गए हैं। अभी 6 लोग हैं, सभी की स्थिति सामान्य है, सब कहीं कोई मतलब अपनी स्थिति नहीं है। इस बारे में जो हमारी खाद्य टीम है उसको मैंने अभी रवाना किया हुआ है कि बिरला मंदिर में जाकर के देखें किस तरह की घटना क्यों हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनका कहना है कि पनीर आदि की सब्जी रात में खाए थे उससे प्रॉब्लम हुई है। तो जो भी है कारण, उसके कारण को हम लोग देखते हैं क्या क्या कारण है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास और इसके लिए हम लोग व्यवस्था। मोहम्मद फारूक हमारे साथ, हमारे संवाददाता मथुरा से जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं? जी बिल्कुल जया, आपको बताते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग का शिकार इससे पहले भी कई श्रद्धालु हो चुके हैं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का शिकार जब होते हैं तो कुछ खाने पीने में गड़बड़ होती है और डायरिया लोगों को बनता है, तभी जाके जो है फूड पॉइजनिंग का ये शिकार होते हैं। ये राजस्थान सीकरी से करीब 1 सैकड़ा लोग यहाँ पर मथुरा आए थे, तो यहाँ पर जो है 4 धाम की मतलब यात्रा पे आए थे, यहाँ वृंदावन धाम की। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है बिरला मंदिर के पास में एक होटल है, एक धर्मशाला, उसमें रुके हुए थे, लेकिन वहीं सामने एक होटल है, उसमें इन लोगों ने भोजन किया था। उस भोजन में जो है इन लोगों का कहना था कि हमने जो है पनीर की सब्जी खाई थी और पनीर की सब्जी खाने के बाद में सुबह से ही हम लोगों को पेट में दर्द और लूज मोशन और ये सब होने लगा था और वॉमिटिंग की भी शिकायत होने लगी थी। तो उसको देखते हुए वहाँ तमाम लोग जो है इनको पहुंचे और वहाँ सौसैया हॉस्पिटल है वृंदावन में, वहाँ इनको भर्ती करवाया गया और सौसैया हॉस्पिटल में। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से 14 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, क्या माना जाए, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से कहना है कि कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो अभी भी क्या कुछ लोग जो है उनकी हालत गंभीर है या अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है? जी भैया, यहाँ पर अभी जो है सब लोगों को लगभग डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों को वापस लौटना था। जिस तरीके से वो मथुरा और वृंदावन की यात्रा करने आए थे और सभी श्रद्धालु थे, तो उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 लोग जो रह गए थे उनको बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि 14 लोग थे जिसमें 13 महिलाएं थी, 1 पुरुष थे। इनको सबको जो है डिस्चार्ज कर दिया है और अभी इनकी हालत ठीक है। DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने साफ तौर पर खाद्य टीम को लगाया है, खाद्य विभाग को उन्होंने विचार किया है कि सभी जगहों पर देखें, सभी होटल
और डेयरी पर चेक किया जाए कि जो पनीर बनता है या इस तरीके की कोई खाद्य पदार्थ बन रहे हैं जो गर्मी में खराब हो जाते हैं, उसके लिए जो है उनका पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिस जगह का या जिस होटल का खाना खाने से इन सभी की तबीयत बिगड़ी, क्या उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई या कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल संभव है कि जिलाधिकारी ने खाद्य टीम को लगा दिया है इसके लिए, और जरूर उनके जो है उनके चालान किए जाएंगे। और ऐसे सभी होटलों को चेक करने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने लगाया है, और उनका हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। सभी होटलों को और दुकानों को चेक किया जाएगा कि कहीं कोई दूषित पदार्थ जो है नहीं बिक रहा हो। जी रिया। जी बिल्कुल, यानी मोहम्मद फारूक, अब प्रशासन हरकत में आ गया है इस मामले के बाद, क्योंकि गर्मियों में कई ज्यादा ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। यानी अब जो है खाद्यान्न विभाग को जो है निर्देश दे दिए हैं चेक करने के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में बीजेपी की आज बैठक है। चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन होगा। बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। जिस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, अब सारा का सारा फोकस चौथे और पांचवें चरण में है। ऐसे में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक होनी है। चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, साथ ही कई दिग्गज बैठक में शामिल होंगे और चौथे और पांचवें चरण में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा इसको लेकर मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां एक तरफ पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं अब फोकस पूरा का पूरा तमाम राजनीतिक दलों का चौथे और पांचवें चरण पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आज लखनऊ में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे, साथ ही कई और दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम पाठक हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब चौथे और पांचवें चरण में है। इसी को देखते हुए बीजेपी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कौन कौन दिग्गज इस बैठक में शामिल रह सकते हैं? उसमें मंथन किया। पहले भी हमने 3 चरणों में देखने को मिला कि कैसे हर एक चरण को लेकर बीजेपी के अंदर हर एक सीट का उसके हिसाब से जो है वो मंथन किया गया। और अब जो आने वाले चरण है, चाहे चौथा हो, पांचवा हो या छठा चरण हो, इनको लेकर भी मंथन लगातार जारी है। और 3 चरण की क्या कुछ रुझान रहे हैं, जो पार्टी को उम्मीद थी, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उसका क्या असर हो सकता है, क्या उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, इन सभी चीजों पर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बैठक में जो अध्यक्षता होगी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। और उसके अंदर आने वाले जो चरण है उसमें कैसे पार्टी को काम करना है, कहाँ पर जनसभाएं होंगी, कहाँ पर प्रचार प्रसार को तेज धार देनी है, किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाना है, वहां की क्या कुछ मुद्दे हैं जिसके जरिए वोटों का जो है पोलराइजेशन हो सके और साफ तौर पर उसका चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। तो हर एक चीज को लेकर पिछले जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए उनका कैसे उसको फायदा मिला है, किस मुद्दे का नुकसान हुआ है, हर एक चीज का कह सकते हैं यहाँ पर मंथन किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके जरिए बाकी आगे चरणों की जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। शाम 4:30 बजे ये पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये सभी बड़े पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसमें आने वाले चरणों को लेकर पार्टी को किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले चरणों में अगर आप देखें तो जो सीटें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं।
तो ऐसे में उन पर भी विशेष तौर पर फोकस रहेगा। वो सीटें जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, तो वहां पे जो समीकरण बनते हुए नजर आए हैं उनका किस तरीके से पार्टी इसको डिफेंड करेगी। इसके अलावा कन्नौज की सीट, क्योंकि वहां से अखिलेश यादव मैदान में है और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक है, तो उस सीट पर क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ये हॉट सीटें हैं इनको लेकर भी विशेष तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रियम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि हर चरण से पहले यहां पर बैठक की जाती है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान द्वारा। लेकिन दिल्ली तक का रास्ता जो यूपी से होकर निकलता है, इसको समझने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, वहीं अगर उनके विपक्षी की बात करें यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस, उनकी किस तरह से तैयारी है? क्या उस खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है? देखिए, बैठकों और मंथनों का दौर जो है जरूर जारी है, लेकिन अगर उसका आप कंपैरिजन बीजेपी के मुकाबले करेंगे तो वो बिल्कुल आपको ना के बराबर नजर आएगा। और केवल बैठकों और या मंथन का दौर नहीं, चाहे प्रचार प्रसार का देखें, रोड शो का देखें, इन सभी मामलों में जो बीजेपी है वो बाकी अपने विरोधी दलों से बहुत आगे है। खुद देखिए, मुख्यमंत्री हर रोज जाकर 3-3, 4-4 जनसभाएं कर रहे हैं। हर एक स्ट्रीट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी तरफ से कई सारी रैलियां की गई हैं, अमित शाह की तरफ से कई सारी रैलियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे राज्यों में भी जाकर यह पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान को संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ आप अगर विपक्ष को देखें तो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, उस तरीके से भी कोई संयुक्त रैली करते हुए, जनसभा करते हुए नजर नहीं आए हैं। प्रियंका गांधी हो, वो आप देखिए उस तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई है। तो प्रचार प्रसार किया जरूर गया, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन बीजेपी के सामने करेंगे तो वो बिल्कुल आपको ना के बराबर नजर आएगा। और ठीक यही चीज आपको बैठक और मंथन को लेकर नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी मानी जाती है कि वो हमेशा हर एक चीज को लेकर मंथन करती है और यही उसकी यूएसपी है, जिसके जरिए वो अपनी पहचान रखती है। और ये शायद जो नतीजे कहीं ना कहीं हमको पिछले कई चुनावों में देखने को मिले हैं जो बीजेपी के अनुकूल आए हैं, तो उसके पीछे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की मेहनत है और रणनीति है। यही वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, 80 सीटें हैं, दिल्ली की दशा और दिशा यूपी ही तय करेगा। इसलिए बीजेपी का विशेष तौर पर फोकस उत्तर प्रदेश में और हर एक चरण में देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी बैठक करी संगठन को लेकर और उन्होंने उसमें चर्चाएं करी कि क्या कुछ इस समय माहौल है, किस तरीके से पार्टी का रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच में क्या चर्चा है। बिल्कुल, और प्रियम, यही वजह है कि आगामी चुनाव की बात करें तो फिर सिर्फ 1 या 2 ऐसी सीट नहीं है, कई हाई प्रोफाइल सीट है, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, कन्नौज हो, लखीमपुर खीरी हो, तो ये तमाम सीटें हैं और उन्हीं को लेकर जो है मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है। आज अहम बैठक होनी है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने एक साथ छुट्टी ली थी, यानी मास हॉलिडे ली थी, जिसके बाद 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 25 को एयर इंडिया की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। आज भी कई उड़ानें कैंसिल इस वजह से हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सस्पेंड करने की कार्रवाई चलाई है। 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने एक साथ छुट्टी ली थी, सिक लीव ली थी, जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस हरकत में आते हुए 25 क्रू मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। तो बीते दिनों ये देखने को मिला था जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस में 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज ने, स्टाफ मेंबर्स ने मास लीव यानी कि एक साथ छुट्टी लेकर विमान के संचालन या उड़ानों पर प्रभाव डाला था। काफी ज्यादा जो उड़ानें थी वो रद्द हो गई थी, प्रभावित हुई थी और कई सारे लोगों को इससे परेशानी हुई थी, जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सख्ती दिखाते हुए 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।